कैसे पैसे हैं? कैसे पैसे? मैंने तुम्हें जो 3,000 रुपए अग्रिम दिए थे वो पैसे मैं मांग रहा हूं तुमसे। अब परियोजना रद्द हो गई है तो इतना सारा नुकसान मैं अकेला क्यों उठाऊं? हम साझेदार थे, इसलिए तुम्हें 1,500 रुपए मुझे देने होंगे ताकि समान रूप से हम हानि सहें। ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे कब कहा था कि शीघ्र काम शुरू कर दो? बल्कि मैं तो तुमसे ये कह रहा था कि अंग्रेज सरकार की स्वीकृति आने की प्रतीक्षा करो। पर तुम ही आश्वस्त थे ना। मुझे तो अंग्रेज सरकार मना कर ही नहीं सकती है। और मेरा क्या? मैंने मजदूरों को मजदूरी दे दी, ईंट गारे के पैसे दे दिए, कच्चे माल के पैसे दे दिए। वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे क्या? तुम्हारे उस बेवकूफ नौकर की वजह से बनी बनाई दीवार तोड़वानी पड़ेगी, वो अलग। दीवार तोड़वाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देनी होगी। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं ना, समझो वो उसमें खर्च हो जाएंगे। बंदर, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। दीवार तोड़ने के लिए इतने सारे पैसे लगते हैं? हाँ? तुम्हें मुझे आधे पैसे देने होंगे। तुम्हारे कारण मेरे 3,000 रुपए डूब गए। मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण, तुम्हारी सोच के कारण। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी दीवार बनवाने की? उसकी जगह तुम कुछ और भी तो बनवा सकते थे। अरे अस्पताल बनवाते, पाठशाला बनवाते, आज नहीं तो कल अंग्रेज सरकार पैसे दे ही देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो काम करना था जिससे यहां के लोगों की भलाई ना हो। क्योंकि तुम चाहते हो कि शिरडी के लोग अशिक्षित रहें ताकि तुम्हारा कोई विरोध ना कर सके। यहां के लोग अस्वस्थ रहें ताकि दवाइयों के लिए तुम पे निर्भर रहें। कितने स्वार्थी इंसान हो तुम। अब तुम ही भुगतो। साई, सही 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 सही, मुझे माफ कर दीजिए साई। मैंने आपको बहुत गलत समझा। गलती करने से बड़ी चीज है गलती को स्वीकार करना, उसे सुधारना। मैं जानता हूं आप सबको पता चल गया है कि मेरा जुर्म क्या है। सच है, मेरे मन में पैसों का लालच आ गया था और मैं सरकार के प्रस्ताव को ना नहीं कर सका। लालच में मैंने ये भी नहीं सोचा कि कितना गलत काम कर रहा था मैं आप लोगों के साथ। आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था मैं। कल रात मेरे सामने भी ऐसे हालात पैदा हुए जहां मैं असहाय था, तो समझ आया मुझे। लेकिन भला हो साई का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं वादा करता हूं अब से झूठ बोलकर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। रघु भाऊ, मैं भी कुलकर्णी सरकार का दास रहा हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाते हैं। तुम दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ ना करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास रघु काका, क्योंकि यहाँ ऐसा एक व्यक्ति नहीं जो सरकार के बहकावे में ना आया हो। रघु, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने परिवार के साथ द्वारका माई चलना चाहिए। आओ।
क्या हुआ? अब कैसा लग रहा है मेघा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ साईं। साई, आपकी दी हुई उदी से मेघा बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन साई, इसे अचानक हुआ क्या था? याद है तुम्हें जब तुम पहली बार मेरे पास द्वारका माई में आए थे, क्या कहा था तुमने? फायजा ताई ने अभी तो आपको बताया ना कि वो चलने फिरने के लायक है नहीं, बिस्तर पे है। शुद्ध हवा के लिए भी बहुत ही मुश्किल से आंगन में आ पाती है, तो वो कैसे आपके पास आएगी? और जब वो औरत तुमसे भाजी खरीदने के लिए आई थी, तब उससे क्या कहा था तुमने? मेघा, क्या तुम्हें याद है उसके बाद क्या किया था तुमने? एक औरत आ रही, तुझे पता है क्या करना है? पिछली गली का दुकानदार तो 7 पैसे में दे रहा था। ताई आता हूं। हाँ, याद है साई, सब याद है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, क्योंकि दिन भर में एक पल ऐसा आता है जब उस मालिक के मुंह से निकलता है तथास्तु। आपकी पत्नी स्वस्थ थी, बीमार नहीं थी, फिर भी आप जिससे मिलते थे उससे यही कहते थे कि वो बीमार है। और मेघा, आप भी अपने पति के साथ उनके झूठ में उनका साथ देती थी, हालांकि आपको उनका झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कैसे आपकी बातों से धीरे धीरे मेघा के शरीर को यह संदेश मिलने लगा कि उसका अस्वस्थ रहना, बीमार रहना, ठीक ना होना, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। और सच तो ये है कि आप दोनों ने मिलकर मेघा की बीमारी को आमंत्रित किया है। धीरे धीरे मेघा के शरीर में वो सारे लक्षण उत्पन्न होने लगे, प्रकट होने लगे, जो आप उसकी बीमारी के बारे में लोगों को बताते थे। साईं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और रखो, क्या मिला इतना झूठ बोलकर? जिस पैसे के लिए आप ये सब कर रहे थे, वो भी तो नहीं मिल सका, बल्कि अपने प्यारे बेटे अनंत का भविष्य खराब कर रहे हैं आप, उसे पाठशाला न भेजकर। क्या आपने कभी सोचा कि क्या बीतती होगी इसके कोमल हृदय पर जब आप लोगों से कहते थे कि आपकी पत्नी बीमार है? छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, उनके हृदय की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जो बोओगे वही उगाएगा। मुझे माफ कर दीजिए साई, अब मैं सब समझ गया हूं। मुझे माफ कर देना मेघा। तुम्हें बीमार होने का नाटक करने के लिए मैंने तुम पर बहुत दबाव डाला। और अनंत बेटा, तू भी मुझे माफ कर देना। साई, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं सच्चे मार्ग पर चल सकूं। राम जी भला करें।
माई, ओ माई, सच सच बताइए आपका गांव कितनी दूर है? बस 2 फरलांग और हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। तब से 2 फलांग, अब मैं इसके आगे कदम भी नहीं जाने वाला। क्यों बेटा, मेरे से क्या गलती हो गई? अरे गलती तो मुझसे हो गई जो आपको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। 10 कोस से कह रही है बस 2 फलांग जाना है, 2 फलांग जाना है। ऊपर गांव भी आके गया, अब तो शिरडी पहुंचने वाले हैं। मतलब मुझे शिरडी तक थोड़ा नाटक और करना पड़ेगा। बेटा, शिरडी तो मुझे नहीं जाना है। लेकिन जाना कहाँ ये बताइए तो सही। अब गांव का नाम याद होता तो पहले ही बता देती ना बेटा। लेकिन आसपास देखने से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मंजिल अब नजदीक ही है। अब इतना कष्ट तूने उठाया ही है तो थोड़ा और ही उठा ले। अब 2 फरलांग और जाने में न तेरा कुछ जाएगा न तेरे बैलों का। देख बेटा, एक मजबूर बूढ़ी औरत को ऐसे रास्ते में छोड़कर जाना तुझे शोभा देता है? और एक गरीब गाड़ी वाले से झूठ बोलना आपको शोभा देता है? बस इतनी संवेदना है बूढ़ों के लिए। जानता है ना, बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती है। और फिर मैं बहुत सालों से घर से बाहर निकली भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूरी का अंदाजा नहीं रहा। लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ, ये कहकर मुझे गाली मत दे। ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने यहाँ तक की यात्रा की है उसका किराया चुकाना पड़ेगा। ओ, मतलब पैसे की बात है। इसलिए मुझे इतना सुना रहा है। बोल, चल बोल, कितने पैसे हुए तेरे? बोल। 2 रुपए। ₹2? इतने सालों में इतना महंगा हो गया है सफर। अरे पहले के जमाने में तो 2 रुपए में आधी दुनिया घूम लेता था इंसान। देख बेटा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, मुझ पर दया कर। माई, 2 रुपए, बाकी बात उसके बाद। हाँ, माई बोलता है और ऊपर से माई को धमकी भी देता है। कलयुग, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। ये तो वाकई में अड़ियल घोड़े की तरह अड़ गया है। अब क्या करूं? पैसे लिए बिना तो ये मानेगा नहीं, और मैं अपने खून पसीने की कमाई इसे देने से रही। कुछ तो उपाय निकालना होगा। क्या हुआ? तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या करे साई, कोई खेलना ही नहीं चाहता। मैं तो छुपन छुपाई खेल खेल के उब गई हूँ। बस इतनी सी बात? तो क्यों नहीं तुम लोग लगोरी खेलते? मैं तुम्हें गेंद बना के देता हूं। खेलोगे लगोरी? हाँ साई। तो जाओ, 7 छोटे समतल पत्थर बीन कर लाओ, मैं तुम्हें गेंद बना कर देता हूं। ठीक है साई। बेटा, मेहनताना चाहिए ना तुझे? समझ गई मैं, मेहनताना चाहिए ना, देती हूँ। तू कितनी मेहनत करता है, दिन भर यहाँ से वहाँ गाड़ी लेकर धूप में घूमता रहता है ना, तो मेहनताना तो तुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, देती हूँ, हाँ देती हूँ। ये कपड़ा ले, अपने सर पर रख दे, सर ठंडा हो जाएगा। हाँ,
पूरे 4 पैसे का है। ये तेल से सना बेकार कपड़ा, मूर्ख समझाए मुझे। रखिए इसे अपने पास, मुझे मेरे पैसे दो और उतरिए यहां से, जाइए। कलयुग, घोर कलयुग। इतनी दूर तक लाकर मुझे बीच मजार में छोड़ना ही था तो मुझे बिठाया है क्यों? अगर मेरी जगह तेरी सगी माँ होती तो उसके साथ भी तो ऐसा ही करता। रहम कर, इस बुरी औरत पर रहम कर। रोको, गाड़ी रोको। ये सब तू मेरे साथ इसलिए कर रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तू मुझे बीच सड़क में छोड़कर जा रहा है। अच्छा ये तो बता कि तू मुझे यहाँ छोड़कर जाएगा तो मैं जाऊंगी कैसे, बता। ये नौटंकी अब नहीं चलने वाली। अरे आप कैसे जाएंगे ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। सुनो, तुम्हें शर्म आती है या नहीं? क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं, वो भी एक बुजुर्ग औरत से? अगर तुमने सवारी उठाई थी तो उसको मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज है। तुम किसी को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। गोविंदा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? समतल पत्थर, आज हम लगोरी खेलने वाले। लगोरी? बचपन में हम ये खेल बहुत खेला करते थे। चंपा, अली, भीमा, तात्या, केशव, हम सभी खेलते थे, लेकिन मुझसे अच्छा कोई नहीं खेलता था। अच्छा, आप मेरे केशव दादा से अच्छा खेलती है? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं मानता। अगर सच है तो साबित करके दिखाइए। साई, क्या ये पत्थर ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। जिपरी दीदी बता रही थी कि उनसे बढ़िया लगोरी कोई नहीं खेल सकता है। अच्छा किया तू आ गई। अब दिखा दे इन लोगों को कि कितना अच्छा लगोरी खेलती है तू। ठीक है साई। सुन लड़के, अगर तुमको इनकी इतनी फिक्र है ना तो ले जाओ अपने साथ और पहुंचा दो इनकी मंजिल तक। तो उससे घुमा रही है मुझे और पैसे मांगे तो इनकार कर दिया। जेब में पैसे नहीं है और आ जाते हैं घूमने। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। एक पल के लिए जरा सोचो, अगर यहाँ पर तुम्हारी सगी माँ होती तो तुम तब भी ऐसा ही करते? बेटा, मैंने भी इसे यही कहा था
तो उसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। मेरी आई से ना इनकी तुलना मत करो, क्योंकि वो ऐसे नाटक नौटंकी नहीं करती किसी के साथ। हाय, मैं नाटक कर रही हूँ। माँ जी, आप मेरे साथ आइए, मैं ले चलता हूँ आपको। हाँ हाँ ले जाओ इन्हें, लेकिन पहले मेरे 2 रुपए दे के जाना। देखा बेटा देखा, 2 रुपये के लिए गाड़ी वाले ने मुझे इतना सुनाया है। मुझे इसका एहसान नहीं चाहिए। तेरे पास से तो जरा दे देना उसे 2 रुपये। नहीं वो क्या है कि हड़बड़ी में बटुआ घर पर छूट गया है। मैं देता हूँ। चलिए माँ जी। ठहरो, पहले इसे लो, ये लो। ठहरो ठहरो, ये भी ले लो। हाथ तो दे बेटा। अभी कुछ समय पहले तो ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, जैसे ही दूसरी गाड़ी मिली मुझे घूर कर देख रही है। बहुत शातिर औरत है ये, पहले मुझे उल्लू बनाया, अब उसे उल्लू बनाएगी। माई, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? शिरडी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी वहीं जा रहे हैं। इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं, एक से एक बड़े ठग मिले, लेकिन ऐसी औरत से पहली बार पाला पड़ा है। क्रिकेट भी शर्मा जाएगा इसे रंग बदलता देख। भगवान ही बचाए उन लोगों को जहां ये चाहेगी। एक तरफ तो खुश हूँ कि बेटी का ब्याह कर रही हूँ, दूसरी तरफ मायूस भी हूँ कि 4 दिनों बाद मेरी प्रज्ञा विदा हो जाएगी। ताई, आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी प्रज्ञा को घर और वर दोनों अच्छे मिले। प्रज्ञा वहाँ राज करेगी, राज। सोला ने सही कहा तूने सुमित्रा। मैं तो कहती हूँ कि तू भी कोई ऐसा ही अच्छा सा घर बार देखकर अपनी झिपरी का ब्याह कर दे। मेरी प्रज्ञा छोटी है झिपरी से, अभी से नहीं देखोगी ना तो अच्छे रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। और वैसे भी झिपरी की उम्र की एक तो लड़कियां ही तो बची हैं शादी के लिए इस बस्ती में। अगर अभी नहीं देखोगी तो फिर कब? बात तो सही बोली ताई आपने, लेकिन अच्छे रिश्ते मिलने भी तो चाहिए। आपकी नजर में कोई हो तो मुझे बताना। लो, यहाँ माँ बेटी के ब्याह की बातें कर रही है और वहाँ बेटी बच्चों के साथ लगोरी खेल रही है। ससुराल जाकर भी यही खेल खेलेगी क्या सास ननदों के साथ? ब्याह के लिए लोग संस्कारी, सुशील और सुघड़ लड़कियां ढूंढते हैं, ना कि ऐसी अल्हड़। झिपरी घर से बोलकर निकली थी उपले बेचने जा रही है और यहाँ बच्चों के साथ लगोरी खेल रही है। अरे कब तक बच्ची रहेगी तू? तेरी उम्र है बच्चों के साथ खेलने की। चुप! सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तेरे से कम उम्र की लड़की अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है और एक तू है। लक्ष्मी जैसी जिम्मेदार लड़की पूरे गांव में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी आपको। बचपन से ही घर चलाने में आपका हाथ बटा रही है, आपकी बराबर से जिम्मेदारी उठा रही है वो।
और आज भी वो उपले बेचने जा ही रही थी कि ये बच्चे जिद करके उसे यहां ले आए। और फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर इनके साथ लगोरी खेल ले। हाँ काकी, मैं ही ले आया था झिपरी दीदी को। लक्ष्मी, मन छोटा मत करो। मां की डांट में भी प्यार होता है। जाओ, उपले बेचने जाओ। मुझे तुम्हारी मां से कुछ जरूरी बात करनी है। जाओ। पैसे वाला लगता है। आज तक कहानियों में सुना था कि फरिश्ते होते हैं, लेकिन इस घोर कलयुग में आज देख भी लिया कि तुम जैसे लोग भी हैं। धन्यवाद बेटा। आप बेटा कह रही हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। बड़े अच्छे संस्कार हैं। क्या नाम है तुम्हारा? केशव। केशव? केशव कुलकर्णी। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। कुलकर्णी मतलब बड़े घर का है। बेटा जरा भूख लगी है, कुछ खाने को है? क्या है, उम्र हो गई है ना, इसलिए थोड़ी कमजोरी लग रही है। जी है ना, ये लीजिए। बेटा वैद्य जी ने मुझे कहा है कि मेवा मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्या है, तुरंत ताकत देता है ना। वो तो आई ने शहर से मंगवाए थे। खैर, उन्हें बता दूंगा तो वो समझ जाएंगे। ये लीजिए। खाइए ना। पहले तो कभी देखा नहीं इन्हें शिरडी में। कौन है ये और किसके यहाँ जा रही हैं? ये लो। वो कौन सी उलझन है जिसके कारण आप अपनी प्यारी बेटी से ऐसा बर्ताव कर रही हैं? साईं, आपसे तो कुछ नहीं छुपाया ना। मेरी झिपरी जब 5-6 साल की थी तभी उसके बाबा हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। बहुत मुश्किल से पाला है मैंने मेरी बेटी को। मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य था कि मुझे किसी तरह से अपनी झिपरी को बड़ा करना है। और देखते देखते पता ही नहीं चला कि वो कब इतनी बड़ी हो गई। ये तो तब पता चला जब लोगों ने ताने दिए कि झिपरी शादी लायक हो गई है। उसकी शादी कब करोगी? जवान बेटी को घर पे रखना भी तो बुरी बात है ना साईं। पर ऐसा नहीं है साईं कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। पर मैं क्या करूं साईं? किसी तरह से उपले बेच के हम दोनों माँ बेटियों का गुजारा हो जाता है और कभी माँ के अंत में कुछ पैसे बच जाते हैं तो उसमें ही खुश हो जाते हैं हम दोनों। लेकिन आज तक
ऐसा वो दिन आया ही नहीं कि मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ पैसे जोड़ पाऊं। साईं, मेरे पास तो झिपरी को देने के लिए कोई गहना भी नहीं है, और शादी ब्याह के खर्चे 100 अलग। बस इसी तनाव में रहती हूँ कि मेरी झिपरी की शादी कैसे होगी। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है साईं जो मेरी मदद करे। हाँ, रिश्तेदार के नाम पे झिपरी की आत्या जरूर है, लेकिन उन्होंने भी झिपरी के बाबा के जाने के बाद हमसे रिश्ता तोड़ दिया। और वैसे भी साईं, गरीबों के रिश्तेदार कहाँ होते हैं? उनसे तो सब लोग दूर भागते हैं कि कहीं गरीब उनसे कुछ मांग ना बैठे। अगर मेरा कोई अपना होता, कोई रिश्तेदार होता, तो झिपरी के लिए रिश्ता भेजता या लेकर आता। मुझे तो हमेशा बस एक ही बात की चिंता सताती है कि मेरी झिपरी का कन्यादान कौन करेगा। ऐसा नहीं है साईं कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मुझे उसे डांटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, जब दुनिया वाले ताने देते हैं ना, तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा झिपरी पे निकाल देती हूँ, जैसा कि अभी कुछ देर पहले किया था। आप ही बताएं ना साईं, मेरी नैया पार कैसे लगेगी? श्रद्धा, सबूरी रखो। सबका मालिक एक है, और उसने किसी को भी यहां बेवजह नहीं भेजा है। उसने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। और फिर हमारी लक्ष्मी तो बहुत गुणवती है, बहुत सुशील है, बहुत संस्कारी है। उसके दिल में सबके लिए प्रेम है, करुणा है, दया है। अपने कर्तव्यों को समझती है वो। इसीलिए बचपन से आज तक घर चलाने में उसने आपकी हर संभव मदद की है। इस पूरे गांव में कोई ऐसा घर नहीं है वक्त पड़ने पर जिसकी मदद लक्ष्मी ने ना की हो। कोई देखे या ना देखे, लेकिन वो ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। सबकी खबर है उसे, और मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी के अच्छे कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। कुछ भी बुरा नहीं होगा उसके साथ, क्योंकि उस ऊपर वाले के घर देर तो है, पर अंधेर नहीं। नहीं साईं, गरीबों के लिए उसके घर में देर भी है और अंधेर भी। वो भी बस सामर्थ्यवान लोगों की मदद करता है। अगर हमारी सुध लेता है ना, तो मेरी झिपरी आज अपने ससुराल में होती। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। बताए आई,
इस बार पानी की कमी जरूर थी गांव में, पर फसल बहुत अच्छी हुई है। होती कैसे नहीं, तूने और तात्या ने दिन रात मेहनत की है खेतों में। लीजिए। अरे नहीं नहीं भाईजान, मेरा पेट भर गया है। मेरा भी हो गया। मेरे लिए तो यही ज्यादा हो रहा है। ठीक है, खा ले। छिपरी यहाँ क्यों बैठी है? छिपरी, आई। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतनी उदास क्यों लग रही हो तुम? हाँ, उदास नहीं हो भाई साहब का, बस कुछ सोच रही थी। कभी कभी लगता है कि जितनी आई की मदद करनी चाहिए थी मुझे, उतनी नहीं कर पा रही हूं मैं। लगता है आज किसी ने भी इसके उपले खरीदे नहीं है। अच्छा हुआ तुम आ गई। पता है सुबह से याद कर रही हूं मैं तुम्हें, सारे उपले जो खत्म हो गए हैं। एक काम करो, मुझे 10 उपले दे दो। हाँ, और आओ तुम अंदर आकर कुछ खा भी लो। नहीं भाई साहब का, भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, पर अंदर तो आ जाओ, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है। अरे जिप्री, बैठना। हमें जाना होगा। जिप्री पीछे जा।
इस परिवार को तुम कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। वापस जाओ। वापस जाओ। तू ठीक है ना? ठीक है ना? छिपरी ने तात्या को सांप से बचाया। मेरे बेटे को बचाने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इसमें एहसान की क्या बात है भाईजान का? ये तो मेरा फर्ज था। और तात्या, वो तो मेरे बचपन का दोस्त है। उसके अलावा अगर कोई अजनबी भी होता तो मैं उसकी ऐसी ही मदद करती। अच्छा, गैरों के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाल देगी? हाँ? खबरदार, अगली बार बहादुरी दिखाने के लिए खुद को मुश्किल में डालने की जरूरत नहीं है, समझी? साईं, अब आप ही समझाइए ना इसे। कुछ लोग अपना स्वभाव कभी नहीं बदल सकते, और इसीलिए मैं लक्ष्मी की इतनी कद्र करता हूं, है ना बायजामा? हाँ साईं, हमारी झिपरी है ही ऐसी। और आज इसने जो मेरे लिए किया है ना, मैं 7 जन्मों तक नहीं भुला सकती हूँ। इसने मेरे तात्या की जान बचाई है। हमारे घर में एक बेटी की कमी थी जो आज इसने पूरी की है। आज से तुम इस घर की बेटी हो झिपरी। माँ जी, हम शिरडी पहुंच गए। बताइए आपको किसके यहाँ जाना है? अगर मैं इसे बता दूं कि मुझे निचली बस्ती में जाना है और मैं निचली जाति की हूं, तो पता नहीं मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा। अरे तुम्हें इससे क्या है? मैं कहीं भी जाऊं, तुम अपने काम से काम रखो। मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। लगते हो शरीफ, लेकिन हो तो अजनबी ही ना। चलो, अभी बैठे क्या हो? उतरने में मेरी मदद करो, चलो।
बड़ी अजीब औरत है। वो गाड़ी वाला सही कह रहा था, मैंने इतनी मदद की और मुझे ही डांट कर चली गई। और अभी कुछ देर पहले तक तो उनकी तबीयत खराब थी और एकदम से तबीयत भी ठीक हो गई। हे भगवान, मेवे का डिब्बा भी बिना पूछे लेकर चली गई। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।